हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू केमिस्ट्री विद एसएमई एंड डीजीटी। सो आज हम लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5, दैट इज कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी। तो आज के सेशन में हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ, जो कि हम एट द एंड करेंगे। अभी हम पढ़ाई करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंडक्शन। तो सबसे पहली बात, कंडक्टर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर, सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है, बट इसका डिफरेंस भी हम पढ़ लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस इससे भी आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। सुनो, मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटालिक कंडक्टर में करंट किस वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। आयंस होते हैं कैटायंस और एनायंस, उनकी वजह से करंट फ्लो होता है। मेटालिक कंडक्टर में कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता। कब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एनायन और कैटायन में डिसोशिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय कर्नल्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा मेटालिक कंडक्टर के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कर्नल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और बीच बीच में क्या होता है? कर्नल्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जो कर्नल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करते हैं इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से फ्लो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू द ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय द कर्नल्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूँ तो रेजिस्टेंस 3 वजह से होता है। फर्स्ट होता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, जिसे हम कहते हैं अट्रैक्शन बिटवीन आयंस भी कहते हैं। ठीक है, कैटायन और एनायंस होते हैं ना, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस होता है। कैसे होगा? जब दोनों अट्रैक्ट करेंगे आपस में तो वो ईजिली मूव नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इन द फ्लो ऑफ आयंस। सेकेंड है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को हाइड्रेशन ऑफ आयंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जब मान लो कोई कैटायन है, उसको सॉल्वेंट ने चारों ओर से कवर कर लिया, तो वो कैटायन इजीली मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि चारों ओर से सॉल्वेंट ने क्या कर लिया? उसको कवर कर लिया, दैट इज हाइड्रेशन। ठीक है, थर्ड है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जिसको हम विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर मैं एक पानी लेती हूँ और एक हम कोई शहद की बात करें, हनी होता है, हनी की विस्कस लिक्विड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है। हनी तो खैर बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है। हम कोई भी एक विस्कस लिक्विड लेते हैं, एक नॉर्मल वाटर लेते हैं, तो नॉर्मल वाटर में जो होता है आयंस की वो स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू विस्कस लिक्विड में, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो उतने अच्छे से आयंस वहाँ पर मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी विस्कस लिक्विड होता है या जिन लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिन सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इजीली मूव नहीं कर पाते। तो ये 3 इंट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लास्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर के केस में क्या होता है? जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कर्नल्स भी अपने पोजीशन पे क्या करते हैं? वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हिंड्रेंस और भी ज़्यादा हो जाता है। तो हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों? जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें आयंस होते हैं, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आयंस की स्पीड बढ़ जाती है। आयंस की स्पीड बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 मेन पॉइंट्स थे, दोनों का डिफरेंस इसमें हमने डिस्कस किया, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो आइए आगे हम चलते हैं। जनरल टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, कुछ टर्म्स है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इनको ध्यान से सुनना। फर्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है, OHM। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सी इज, इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं और C क्या होता है? 1/R के बराबर होता है। अगर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स होगी। इसको हम मोह भी कहते हैं, MHO। ठीक है,
थर्ड है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। अब सुनो, जो आर होता है रेजिस्टेंस, वो हमारे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं ओवरऑल बोल सकती हूँ कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल बाई ए के, ठीक है। अगर हम इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा यहाँ पे रो, तो R इज इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए, तो यहाँ से रो कितना आ जाएगा आर ए बाई एल के बराबर आ जाएगा। तो यही क्या है रो हमारा रेजिस्टिविटी है, ठीक है। और R क्या है रेजिस्टेंस है, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और लेंथ है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, फिजिक्स में तो जो L होता है वो लेंथ ऑफ वायर होती है, और एरिया जो A जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का। तो अब यहाँ पे केमिस्ट्री में तो वायर की हम बातें नहीं करते, तो यहाँ पे ये A और L क्या है, तो अभी हम उसको देखेंगे। उससे पहले आप देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, ओम सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आपने लेंथ सेंटीमीटर में क्यों ली, वो अभी हम बताते हैं। तो अभी देखिए A और L होता क्या है, मेरा ये कोई भी कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, एक एनोड है एक कैथोड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। जो L होता है ना वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। और जो A होता है यहाँ पे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इलेक्ट्रोड का, ठीक है। क्या होता है ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और L होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अब बताओ मुझे, अगर मैं लेंथ मीटर में लेती हूँ तो बहुत बड़ा सेल बन जाएगा जब दो इलेक्ट्रोड को मैं, क्योंकि मीटर तो बहुत बड़ा होता है ना, तो अगर मैं दो इलेक्ट्रोड को इतनी दूर रखूंगी तो क्या वो इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना इतना बड़ा सेल बनाना। तो यूजुअली जो L हम लेते हैं वो सेंटीमीटर में ही लेते हैं, ठीक है। और A हो गया हमारा एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। और यहाँ से एक हमारी टर्म आती है सेल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल G या स्मॉल x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके बराबर होता है L बाई ए के बराबर होता है। L क्या है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, L डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, सॉरी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर इनवर्स होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है सेल कांस्टेंट। इसको कैपिटल G या फिर स्मॉल x से दोनों से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, दोनों ही एक ही बात है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है, कई बार पूछ लिया जाता है, ये वैसे हम थर्मो में भी पढ़ चुके हैं कि ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम आते हैं अब देखिए डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया था, आर ए बाई एल आया था, ठीक है। अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो रो किसके बराबर होगा, आर इंटू 1/1, रो आर के बराबर होगा। तो मैं बोल सकती हूँ अच्छा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितनी होगी एरिया इंटू लेंथ, तो डेट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको मैं 1 ml भी लिख सकती हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ जो रेजिस्टिविटी है वो किसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय द 1 ml सॉल्यूशन, बोल सकती हूँ ना, क्योंकि जो 1 ml सॉल्यूशन था तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर थी, रेजिस्टेंस के बराबर थी। तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स वॉल्यूम मेरी 1 सेंटीमीटर क्यूब है या 1 ml है, तो उस टाइम रो किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट पे आते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसे, और इसको हम के स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कापा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कापा कहते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो के बराबर क्या होता है, 1/ρ होता है। तो मैं बोल सकती हूँ के क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। रेजिस्टिविटी क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे में यहाँ बोल सकती हूँ कापा क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। के बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ, रो क्या होता है, आर ए बाई एल, तो 1/ρ इंटू एल बाई ए। तो यहाँ से जो मेरा एल बाई ए वो क्या होता है, सेल कांस्टेंट, अभी हमने देखा था। और 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस, उससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था। तो यहाँ से मैं के बोल सकती हूँ किसके बराबर होगा, c इंटू एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, के बराबर क्या होता है, c इंटू एक्स। कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। और कापा की यूनिट क्या होगी,
कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, और सेल कांस्टेंट की क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो कापा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम मोह भी कहते हैं, MHO सेंटीमीटर इनवर्स, या आप इसे साइमन भी कहते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी में हम 1 ml की बात करते हैं, 1 ml सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और ये रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान रखना किसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, अब देखो उससे पहले वाली जो कंडक्टिविटी हमने पढ़ी उसमें हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया था, 1 ml वॉल्यूम, 1 ml सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर हम किसको फिक्स कर रहे हैं, अमाउंट को फिक्स कर रहे हैं, सोल्यूट की अमाउंट को फिक्स कर रहे हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर का मतलब क्या हो गया, 1 मोल हो गया। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस की जाती है आयंस की, उसे हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला K/V। अब इसको हम देखेंगे ये कैसे आया। सुनो, V मान लो कोई वॉल्यूम है ml में जो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करती है। ठीक है, V इज द वॉल्यूम इन ml कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और मुझे पता है कापा क्या होता है, 1 ml की कंडक्टिविटी होती है। कापा क्या होता है, 1 ml की कंडक्टिविटी होती है। मेरे पास वॉल्यूम कितनी है, V ml है, तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, K/V। सुनो ध्यान से कि V क्या है, वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, और ये वॉल्यूम मैंने ml में ही ली है। ठीक है, कापा क्या है, 1 ml की कंडक्टिविटी है, तो उसको मैं V से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा m आ जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को मैं मोलैरिटी के टर्म्स में मुझे लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर होता है। मोलैरिटी मान लो कैपिटल M है, कितनी है, कैपिटल M मोल्स पर लीटर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 लीटर में कितने मोल्स है, m मोल्स है। 1 लीटर में कितने मोल्स है, m मोल्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लीटर, या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स है, m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैं बोल सकती हूँ m मोल्स कंटेन 1000 ml, तो 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होगी, 1000/m ml। ठीक है, और मुझे 1 मोल की वॉल्यूम चाहिए थी, और 1 मोल की वॉल्यूम किसके बराबर है, कैपिटल V के बराबर है। तो यहाँ से कैपिटल V मेरा कितना आ गया, 1000/m ml। तो इसको मैं लैम्डा में पुट कर दूंगी, तो लैम्डा m कितना आ जाएगा, K/1000/m। K क्या है, कापा कंडक्टिविटी, इंटू 1000/m क्या है, मोलैरिटी। क्लियर है, कैसे निकाला, K क्या है, 1 ml की कंडक्टिविटी है, और अगर V ml कोई ऐसी वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, 1 ml की कंडक्टिविटी को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करती है। तो लैम्डा m क्या आ जाएगा, K/V आ जाएगा। फिर हमने वॉल्यूम को क्या करा, मोलैरिटी के टर्म्स में निकाला। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आया हमारा, 1000/m आया। तो यहाँ से मेरा लैम्डा m का फॉर्मूला आ गया K/1000/m। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखना है कि लैम्डा m होगा K/1000/m। यूनिट क्या होगी, कापा की क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी की क्या होगी, मोल्स पर ml में लिए ना वॉल्यूम, ml को मैं सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकती हूँ, मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से यूनिट आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि ये मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट या जो भी कंडक्टिविटी है, हम यूनिट से ही देखते हैं। अच्छा, यूनिट से हमें पता चलता है कि मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, नॉर्मल कापा है, यूनिट से ही हमें समझना होता है कई बार। तो यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी थी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करेंगे, और इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डेरिवेशन जैसे हमने ऊपर के इसी तरीके से होगा, बस यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। और यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे मेरा लैम्डा इक्विवेलेंट का क्या आएगा फॉर्मूला, K/1000/n। और यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मोलैरिटी और यहाँ पे क्या है, नॉर्मेलिटी है। ये लैम्डा है मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर मुझे दोनों में रिलेशन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास लैम्डा m बाई लैम्डा EQ किसके बराबर आएगा, n/m के बराबर आएगा। और मुझे पता है n/m क्या होता है, n फैक्टर होता है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे यूज होने वाला है इसका, कोलरश लॉ में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो इस रिलेशन को याद रखना कि मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, n फैक्टर
इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब मैम ये एन फैक्टर क्या होता है, मैं एन फैक्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रही हूँ एन फैक्टर की वीडियो का, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वहाँ से एन फैक्टर पढ़ लीजिएगा कि हम किस तरीके से एन फैक्टर निकालते हैं। मैंने वहाँ पे सभी केसेस को एक एक करके डिस्कस किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, तो प्लीज़ आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लैम्डा एम, लैम्डा इक्यू विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पे ये किस तरीके से वेरी करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है वो हम पढ़ ही चुके हैं। अब डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, देखो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो मैंने बोला है कि कंडक्टेंस जो होता है इस सॉल्यूशन के लिए, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, इंक्रीज होगा विद डाइल्यूशन। अच्छा कैसे होगा इंक्रीज, आइए देखते हैं। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने एक बात पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। पढ़ा था हमने, यस पढ़ा था। अब पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं है, हमने तो पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है विद डाइल्यूशन। तो अगर फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा तो अल्फा नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे, अल्फा बढ़ेगा और नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बस यही बात है यहाँ पे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करते हैं, वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, और कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो अल्फा क्या होता है, बढ़ जाता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होता है। अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 100% आयनाइज्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे कंडक्टेंस कैसे बढ़ रहा है, देखो अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगी तो मुझे पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कम होगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कम होगी तो अब जो आयंस होंगे वो दूर दूर होंगे, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम कम है तो आयंस पास पास होते हैं, आयंस पास पास होते हैं तो अट्रैक्शन या इंटरेक्शन जो भी होता है वो ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा होगा तो वो इजिली मूव नहीं कर पाएंगे, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगी डेंसिटी सॉल्यूशन की कम हो जाएगी, तो ना आयंस दूर दूर हो जाएंगे, आयंस दूर दूर हो गए तो अब मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ जाएगी, मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रही है, हाँ वहाँ पे भी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो, लेकिन मेजर फैक्टर वहाँ पे क्या नंबर ऑफ आयंस है जो बढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ऑलरेडी पहले से ही वैसे तो कंडक्टेंस ज़्यादा ही होती है क्योंकि 100% आयनाइजेशन होता है, लेकिन वहाँ पे तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी की वजह से थोड़ी और इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ जाएगा और कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आते हैं कंडक्टिविटी पे, जिसको हम कापा भी कहते हैं। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरा कापा क्या 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है उनकी कंडक्टेंस है। मान लो पहले 1 ml सॉल्यूशन में 10 आयन प्रेजेंट थे, कितने आयन प्रेजेंट थे, 10 आयन प्रेजेंट थे। अब मैंने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने से क्या होगा कि अब वो जो 10 आयंस है वो 1 ml में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो ज़्यादा वॉल्यूम, मान लो 2 ml में प्रेजेंट हो गए। अब वो 10 आयन किस में प्रेजेंट है, 2 ml में प्रेजेंट है, तो पर ml नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए ना। फिर से सुना, पहले जो 1 ml में कितने आयन से 10 आयन प्रेजेंट थे, जैसे मैंने डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम को बढ़ाया, तो अब वो 10 आयन मान लो 2 ml में प्रेजेंट है। कितने ml में प्रेजेंट है, 2 ml में प्रेजेंट है, तो पर ml तो 5 आयन हो गए ना। पर ml कितने आयन हो गए, 5 आयन हो गए, तो नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज हो गए तो कापा तो 1 ml में जो आयंस है उन्हीं की कंडक्टिविटी है ना। कापा क्या है, जो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है उसी की कंडक्टिविटी है, तो कापा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विद डाइल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस से डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर ml क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज हो गए तो इसकी वजह से कापा भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कापा तो 1 ml में जो आयंस प्रेजेंट है उसी की कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को बताता है, ठीक है। तो ये था कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस तो चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग हो बढ़ता है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है विद डाइल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लेना, और एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू। लैम्डा एम क्या होता है, 1000 K/m। अब सुनो, डाइल्यूशन को हम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है, और हमें पता है वॉल्यूम बढ़ती है तो कापा तो कम हो जाता है, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ती है तो मोलैरिटी भी तो कम होगी ना, यस। अब कापा कम होगा तो लैम्डा एम भी कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
लेकिन मोलैरिटी कम होगी तो लैम्डा एम क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे तो एक चीज़, तो एक जो कापा है वो तो मोलर कंडक्टिविटी को कम कर, लेकिन मोलैरिटी मोलर कंडक्टिविटी को क्या करे, बढ़ा दिया। अब एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व, अब थ्योरेटिकली तो मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकती कि कौन ज़्यादा बढ़ रहा है कौन कम बढ़ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया कि जो मोलैरिटी का इफेक्ट है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है देन कापा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं अगर मोलैरिटी का इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो मोलैरिटी की वजह से तो लैम्डा एम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं चाहे लैम्डा एम हो चाहे लैम्डा ई क्यू हो, वो इंक्रीज होगा विद डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये बात थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस बढ़ेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। वीक होगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ जाएगी, मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। और कापा क्या होता है, कापा डाइल्यूशन के साथ कम हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर एमएल कम हो जाता है। और लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू डाइल्यूशन के साथ दोनों ही बढ़ेंगे क्योंकि मोलैरिटी का इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है देन कापा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तीनों, प्लीज़ इसको ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसको ग्राफिकली देखेंगे कि लैम्डा एम कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए पढ़ने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर देखो लैम्डा एम और ये क्या रूट सी के बीच में ग्राफ है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। तो जैसे मैं इधर लेफ्ट साइड में जाऊँगी, जैसे जैसे मैं लेफ़्ट साइड में मूव करूँगी तो मैं देख रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है सॉरी, और लैम्डा एम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लैम्डा एम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, धीरे 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 बढ़ रहा है। स्लोप कोई बहुत ज़्यादा इसकी नहीं है। लैम्डा एम क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयंस तो पहले से ही 100% आयनाइज्ड होते हैं। सिर्फ क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ती है, मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगी तो क्या होगा, थोड़ा बहुत लैम्डा एम में चेंज आता है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो धीरे 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 क्या है, हमारी लैम्डा एम बढ़ रही है जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करती हूँ तो इस पॉइंट पे सी क्या होगी, जीरो तो हम बोल नहीं सकते, कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं होते, हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इज टेंड्स टू जीरो। अगर कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो है तो इस पॉइंट पे जो लैम्डा एम है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब लिमिटिंग का मतलब कि इससे ज़्यादा और वैल्यू नहीं हो सकती लैम्डा एम की। क्या आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हो क्या कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, बस यहीं पे आके ग्राफ खत्म हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा लैम्डा एम की वैल्यू नहीं हो सकती, तो इससे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी से। या आप इसे बोल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जितनी कॉन्सेंट्रेशन मुझे कम करनी थी टेंड्स टू जीरो उतनी मैं कर चुकी हूँ, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे जो कंडक्टिविटी मिलेगी उसे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। और एक कांस्टेंट होती है हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब मैं ग्राफ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल सकती हूँ। कैसे, जैसे हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो मेरे पास यहाँ से लैम्डा एम इन्फिनिटी आ जाएगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? ओके। जिस साइंटिस्ट ने ये ग्राफ बनाया था उसी ने एक इक्वेशन दी थी अपने डिबाय हकल ओनसेगर इस इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। इसी से ग्राफ आया है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है, कांस्टेंट है, रूट सी क्या है, एक्स एक्सिस पे है, लैम्डा एम कहाँ है, y एक्सिस पे। इसको आप कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सी इज कॉन्सेंट्रेशन, बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, विस्कोसिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट चेंज होता रहता है। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इक्वेशन से रिलेटेड। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आपको पता है कि अल्फा डाइल्यूशन के साथ क्या होता है, अल्फा बढ़ता है, अल्फा बढ़ता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। अब सुनो, इसके लिए ग्राफ आता है कुछ इस तरीके का। अब इधर देखो, इसमें इससे आप क्या देख रहे हैं, आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के साथ साथ नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले इतने आयंस होते नहीं है, कम ही आयंस डिसोशिएट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी की होती नहीं है। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसे आएगा जहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट मीन्स उस पॉइंट पे नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा था, धीरे धीरे कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, मोलर कंडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा सडन चेंज नहीं आया था। लेकिन मोलर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा है, एकदम से एक पॉइंट पे क्या हुआ, कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ गई, मोलर कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे एकदम से क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब इसको देखो, क्या आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो क्या कभी ये वाई एक्सिस को कट करेगा? ना, we cannot calculate lambda infinity for weak electrolyte from the graph as it will not cut the y axis at c tends to 0. That means ये कट नहीं करेगा, और कट नहीं करेगा तो इसका मतलब आप ग्राफ से लैम्डा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकाल सकते। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं कोलरोश लॉ। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे कंडक्टेंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। इससे हम क्या करने वाले हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इन्फिनिटी निकालना सीखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे। तो आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। ये क्या कहती है, ये कहती है कि जैसे ही हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको पता है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, सभी के सभी क्या होते हैं, 100% डिसोशिएटेड होते हैं। ठीक है, अगर 100% डिसोशिएट हो गए तो अब आयंस क्या होंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी तो सभी आयंस कैटायन और एनायन क्या होंगे, सब दूर दूर चले जाएंगे। तो अब वो कंप्लीटली क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे से। अब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अब वो बहुत दूर दूर है, कैटायन भी अलग है, एनायन अपनी अलग मस्ती में घूम रहा है। ठीक है, तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, ये लोग क्या कहती है कि जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उस पॉइंट पे लिमिट, जिसको हम लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, समेशन ऑफ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लैम्डा इक्विवेलेंट एट इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी प्लस एनायन की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होगा। अब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हम दोनों की अलग अलग कंडक्टिविटी, एक कैटायन एक एनायन है, दोनों की अलग अलग लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी आ जाएगी। क्या हुआ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, सभी 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। एनायंस अपनी धुन में अलग से, कैटायन अलग घूम रहे हैं, दोनों अब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों का आपस में अब कोई रिश्ता नहीं था। तब उस केस में हम क्या करेंगे, अगर मैं उसकी कंडक्टिविटी को लेती हूँ कैटायन की, इधर से मैं एनायन की कंडक्टिविटी को लेती हूँ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, तो दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। यही मुझे क्या कहती है, कोलरोश लॉ ने मुझे इस बारे में बताया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब सुनो, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, लैम्डा इक्विवेलेंट है, मोलर नहीं है, ध्यान रखना। लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ कैटायन, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनायन को। अब एन फैक्टर वैसे तो मैंने बताया, बट मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देती हूँ कि कैटायन और एनायन के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, चार्ज ऑन द आयन। जितना भी चार्ज कैटायन पे होगा, जितना भी चार्ज एनायन पे होगा, भाई एन फैक्टर होगा। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो उसके लिए एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। मतलब देखो, NaCl कितना पॉजिटिव चार्ज है, +1 है, एनायन भी कितना, माइन, दोनों सेम ही होंगे। ठीक है ना, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर MgSO4 की बात करूँ तो Mg पे +2 चार्ज है, सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2 है। चाहे नेगेटिव की देखो तो वो भी 2 ही है, तो दोनों से सेम ही एन फैक्टर आएगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करूँ तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, लेकिन कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव +6। सिमिलरली नेगेटिव की बात करें तो सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, लेकिन कितने सल्फेट है, 3 सल्फेट है, तो यहाँ पे भी 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसका इनफैक्टर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला देखते हैं इनफैक्टर के, जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इनफैक्टर निकालते हैं वो किसके बराबर होते हैं, μ + × n+ या μ - × n-। ठीक है, μ प्लस यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कैटायन, और n प्लस क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, μ माइनस क्या है, नंबर ऑफ एनायन, और n माइनस क्या है, चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइट का इनफैक्टर निकालते हैं। तो ये तो कुछ बात मैंने आपको बताई। अब मैंने क्यों बताई ये बात, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट है, लेकिन मुझे तो क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, जो मैंने कहा था याद कर लेना, लैम्डा m बराबर, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, लैम्डा m क्या होता है, एन फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट होता है ना, मोलर कंडक्टिविटी बराबर एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अगर मैं इसको इन्फिनिटी के टर्म्स में लिखती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ कैटायन किसके बराबर होगा, एन फैक्टर ऑफ कैटायन इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ कैटायन। सिमिलरली एनायन की बात करूँगी तो लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ एनायन इज इक्वल टू क्या होगा, एन फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ एनायन। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ कैटायन और लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ एनायन का
एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। सिमिलरली ये लैम्डा, ये एन फैक्टर किसका था, इलेक्ट्रोलाइट का। लैम्डा एम ये किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के। लैम्डा एम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इन तीनों को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इन तीनों को जब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके बराबर है, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ कैटाइन इंटू म्यू प्लस क्या था, नंबर ऑफ कैटाइन प्लस नंबर ऑफ एनाइन इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनाइन। सुन लो ध्यान से, जब इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालोगे तो बस सीधा आपको कुछ नंबर ऑफ आयंस या चार्ज से कोई मतलब नहीं है, सीधा क्या करोगे, कैटायन और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को ऐड कर दोगे। लेकिन अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, जब मुझे कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन से क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन की और एनायन गिवन नहीं होगी, बल्कि क्या गिवन होगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ कैटायन और एनायन गिवन होगा। तो हमसे पूछा जाएगा, तो हमसे वो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है और इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करा, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बराबर म्यू प्लस नंबर ऑफ कैटाइन इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ कैटाइन प्लस नंबर ऑफ एनाइन इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनाइन। अगर मैं सिर्फ इसको पुट नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं इन दोनों को पुट करती हूँ, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ इन्फिनिटी ऑफ कैटायन और लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ एनायन को पुट करती हूँ यहाँ से, तो मेरे पास एक रिलेशन आता है लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ इन्फिनिटी। तो ये एज इट इज़ रखा मैंने यहाँ पे, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ कैटायन बाय एन फैक्टर ऑफ कैटायन, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ कैटायन बाय एन फैक्टर ऑफ एनायन। ये एनायन आएगा यहाँ पे, इसको एक बार ठीक कर लेते हैं। वेट ये आएगा एनायन। ठीक है, हाँ, तो अभी मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। ये दोनों कब यूज़ होंगी, जब हमें क्वेश्चन में लैम्डा एम इन्फिनिटी कैटायन और एनायन का गिवन होगा। ठीक है ना, लैम्डा एम इन्फिनिटी कैटायन और एनायन का गिवन होगा, और या तो पूछा जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या पूछा जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मोलर कंडक्टिविटी पूछिए इलेक्ट्रोलाइट के एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैटायन इंटू कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ एनायन इंटू कैटायन की एनायन की मोलर कंडक्टिविटी। अगर मुझसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की, तो हम क्या करेंगे, कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी बाय चार्ज ऑन कैटायन, एनायन की मोलर कंडक्टिविटी बाय चार्ज ऑन एनायन। यही तो एन फैक्टर होता था चार्ज कैटायन और एनायन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, प्लीज़ इन दोनों को याद रखना। ठीक है, तो अभी आगे देखिए, हम इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। NaCl की बात करते हैं, तो NaCl के लिए NF क्या होगा इन फैक्टर, अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो NF क्या हो गया, 1 हो गया। तो म्यू प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटायन, म्यू माइनस क्या है, नंबर ऑफ एनायन, एन प्लस क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, एन माइनस क्या है, चार्ज ऑन एनायन, सभी के यहाँ पे 1 के बराबर है, सब कुछ ही 1 है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे तो चाहे मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बात करूँ या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बात करूँ, दोनों ही बराबर होंगे, और दोनों को हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस में लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, और यहाँ पे म्यू प्लस और म्यू माइनस से वो तो क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप n प्लस एन माइनस 1 करो तो दोनों सेम ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ही 1 है। आगे देखो, Mg4 अगर मैं MgSO4 के लिए एन फैक्टर कितना है, इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर 2, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है ना। अब म्यू प्लस कितना है, नंबर ऑफ कैटायन 1, नंबर ऑफ एनायन कितना है 1, लेकिन चार्ज ऑन कैटायन कितना है 2, चार्ज ऑन एनायन भी कितना है 2। यहाँ पे अब अलग अलग है, तो यहाँ पे अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी का हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं 1 थे, म्यू प्लस इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ कैटायन, तो 1 इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Mg2 प्लस, और यहाँ पे भी ये 1 है, तो ये आ जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ MgSO4। अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n प्लस डिवाइड बाय n प्लस करना था, यहाँ पे डिवाइड बाय n माइनस करना था, तो n प्लस कितना है 2 है, n माइनस भी कितना है 2 है। तो यहाँ पे दोनों का एक्सप्रेशन सेम नहीं आया, देखो दोनों क्या है, हमारे अलग अलग है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट के केस में एन फैक्टर कितना है 6 है, टोटल चार्ज कितना आएगा, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, और कितने कैल्शियम में 3 है, तो 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो एन फैक्टर कितना आ गया इलेक्ट्रोलाइट का 6 आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं 3, नंबर ऑफ एनायन कितने हैं 2, फॉस्फेट 2 ही है ना, और चार्ज कितना है कैटायन पे
2 चार्ज है, इधर देखो फॉस्फेट पे कितना चार्ज होता है, -3 चार्ज होता है। तो नंबर ऑफ कैटायन तो 3 है, नंबर ऑफ एनायन 2 है, चार्ज ऑन कैटायन 2 है, चार्ज ऑन एनायन 3 है। बस कुछ नहीं करना, आप तो एक्सप्रेशन में आपको ये वैल्यूज पुट करने, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। आप सुनो ध्यान से फिर से, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को कब यूज करेंगे, 3 एक्सप्रेशन आए मेरे पास। अगर मुझसे इक्विवेलेंट गिवन है क्वेश्चन में अगर कैटायन और एनायन का, तो मैं सीधा निकालूंगी इक्विवेलेंट की, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सीधा निकाल लेंगे। अगर लेकिन मुझे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा, मुझे गिवन क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन गिवन होंगी, तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से हम निकालेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये फॉर्मूले दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ओके, ठीक है। इक्वेशन मैंने यहाँ पे आपको दिया है ताकि आप थोड़ा सा यूज कर पाए इक्वेशंस को। गिवन है आपको लैम्डा NH4 प्लस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन एल्यूमिनियम 3 प्लस सल्फेट। अच्छा, यहाँ पे गिवन नहीं है कि मोलर है या इक्विवेलेंट है, तो अब हम क्या करें, यूनिट्स पता होनी चाहिए आपको। एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, ये एक मोल नहीं आएगा, ये इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। अब सुनो, हाँ ये पर मोल है, इसका मतलब कौन सी गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है कैटायन की, ये भी पर मोल है, तो ये भी एल्यूमिनियम 3 प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। ये क्या पर इक्विवेलेंट है, तो ये इक्विवेलेंट लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है सल्फेट आयन की, ठीक है। तो हम यूनिट से देखेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि यूनिट्स भी ध्यान रखनी है। अब कैलकुलेट करना है हमें एल्यूमिनियम 3 प्लस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन और अमोनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम आते हैं लैम्डा एल्यूमिनियम 3 प्लस ऑफ इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सुनो, मुझे पता है किसके बराबर होता है, आपको ये रिलेशन तो पता है ना, लैम्डा एम बराबर n फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। तो मुझे लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, लैम्डा m बाई n फैक्टर, और एल्यूमिनियम 3 प्लस के लिए n फैक्टर कितना है, 3 है, और एल्यूमिनियम 3 प्लस की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है ये रही 300, कितनी गिवन है 300, तो ये कितना हो जाएगा 300/3, दैट इज इक्वल टू 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। आगे एल्यूमिनियम सल्फेट पे, एल्यूमिनियम सल्फेट की क्या पूछी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वो तो मैं सीधे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, अगर अच्छा सुनो, मेरे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई एल्यूमिनियम 3 प्लस की, और सल्फेट की भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला था जब मेरे पास दोनों की इक्विवेलेंट गिवन हो, कैटायन और एनायन की मेरे पास हो, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगी, दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। अब मुझे ना तो चार्ज देखना है, ना मुझे नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन देखना है, मैंने सीधा क्या करना है, कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 100 + 125 कितना हो जाएगा, 225 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है हमसे लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट की पूछी है। अब सुनो क्या करेंगे, मेरे पास अमोनियम की क्या गिवन थी, मोलर कंडक्टिविटी गिवन थी, लेकिन आप ये देखो इसका चार्ज एन फैक्टर कितना है, +1 है ना, तो चाहे एन फैक्टर +1 होगा, तो यहाँ पे मैं एन फैक्टर को 1 पुट करूंगी अगर, तो लैम्डा मोल लैम्डा इक्विवेलेंट तो सेम ही आएगा। तो मैं बोलूँगी क्या कि NH4 प्लस के लिए एन फैक्टर 1 है, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी और लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी बराबर होंगे, और जो कि किसके बराबर है, 200 के बराबर है, यस। तो लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन अमोनियम सल्फेट की किसके बराबर होगी, दोनों कैटायन और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को क्या कर दो, ऐड कर दो। अमोनियम की कितनी है 200, सल्फेट की कितनी है 125, तो ये कितना आ जाएगा 325। तो ये मेरे पास आ गई लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई अमोनियम सल्फेट की, लेकिन पूछी तो क्या थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी थी। तब उसको क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा एम बराबर एन फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। अब अमोनियम सल्फेट के टोटल एन फैक्टर कितना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज है, और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, अमोनियम पे +1 होता है, कितने अमोनियम है 2 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई 325, तो मेरा आंसर आ जाएगा 650, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, लैम्डा एम बराबर एन फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट, उसी से हमने ऊपर की इक्वेशंस भी निकाली है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखना। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलरोच लॉ। एप्लीकेशंस क्या क्या है, सबसे पहली एप्लीकेशन जो हमने स्टार्ट करी थी, क्या बोला था मैंने कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हम निकालना सीखेंगे इससे। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर मेरे पास एसिटेट आयन और H+ की
लैम्डा एम इन्फिनिटी गिवन है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास एसिटिक एसिड की लैम्डा एम इन्फिनिटी आ जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो? सेकंड मेथड देखिए, अगर मान लो मेरे पास LMC लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट HCl और NaCl की गिवन है, X1 X2 X3, क्यों इनकी क्यों गिवन है? अरे ये तो तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम ग्राफ से एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल ही लेते हैं ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो तीनों मुझे क्या है, गिवन है, X1 X2 और X3। अब सुनो हम कैसे निकालेंगे। एसिटिक एसिड किस में डिसोशिएट होता है? एसिटेट आयन प्लस H+। अगर मैं इसमें Na+ को ऐड कर दूँ, Na+ को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा ना। ऐसे ही मैं Cl- को ऐड कर दूँ, Cl- को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा ना। अब सुनो, CH3CO- और Na+ को ऐड कर दो, क्या बन गया? CH3CONa बन गया ना। प्लस प्लस को ऐड करना है, प्लस और माइनस को ऐड नहीं करना, ध्यान रखना। कभी इस वाले Na से जोड़ दो, ये तो माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। प्लस प्लस को ऐड करना है और माइनस माइनस को ऐड करना है। ऐसे ही H+ और Cl- को ऐड कर दो तो क्या बन गया? HCl। और इधर में Na+, ये माइनस है और ये माइनस Cl- है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन गया? NaCl। तो यहाँ मेरा CH3COH किसके बराबर आ गया? CH3CONa प्लस HCl माइनस NaCl आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा NaCl, ठीक है। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर आ गया? लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HCl माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl। आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या देखना, जो गिवन है, आपको गिवन है CH3CONa, आपको सबसे पहले क्या देखना, क्या क्या गिवन है स्ट्रॉन्ग, CH3CONa, HCl और NaCl। आपको चाहिए क्या? CH3COH चाहिए। तो आपको सबसे पहले देखना कि किन दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से आपको ये मिलेगा। तो आपको तो ये दो को ऐड करते हो तो आपको CH3COH मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा NaCl है तो उस एक्स्ट्रा NaCl को आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं मोलर कंडक्ट एक्स, तो मेरे पास यहाँ से एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी? X1 प्लस X2 माइनस X3। क्लियर है? मुझे क्या देखना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन से कैटायन और कौन से एनायन जो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले उन दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दूंगी और फिर जो एक्स्ट्रा होगा उस एक्स्ट्रा को घटाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड निकालेंगे। कब? जब हमें 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की LMC गिवन होगी, और वो गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, वो हम इजिली निकाल सकते हैं ग्राफ से, ठीक है। तो आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की LMC गिवन होगी, उससे आपको अपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की LMC निकालनी है और आप इससे इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जिसकी निकालनी है वो पहले आपको देखना है कि इनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, फिर उनको ऐड कर देना है और फिर जो नहीं है, फालतू है, उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। क्योंकि यहाँ पे NaCl एक्स्ट्रा आ गए ना, तो उस NaCl को क्या करूँगी, फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम इससे अल्फा भी निकाल सकते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कैसे निकालेंगे? तो सुनो, मान लो कोई भी लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, वो है m कोई मोलरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन जो कि गिवन है, उस पर अल्फा की कुछ वैल्यू है। एक है लैम्डा एम इन्फिनिटी, उस पर मुझे पता है कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं सब कुछ, कोई चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तो इसके लिए अल्फा क्या होता है, 1 होता है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, टेंड्स टू 0 होती है। अब आपको पता है कि जैसे से अल्फा बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ेगी। तो मैं बोल सकती हूँ लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा और लैम्डा एम इन्फिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, क्योंकि उस पर तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो अगर आपके पास लैम्डा एम इन्फिनिटी आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो कि मैंने ऊपर से निकाला है, और लैम्डा एम क्या होगा, गिवन होगा, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। और अल्फा आ गया तो यहाँ से k इक्वल टू क्या होता है, C∝² 1 - अल्फा। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है सिंपल, k गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, अल्फा गिवन है, लैम्डा एम इन्फिनिटी पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं लैम्डा एम निकालूंगी। लैम्डा एम क्या होता है, 1000 × k/m। k मुझे पता है, m कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, तो यहाँ से मेरा लैम्डा एम आ जाएगा। और अल्फा मेरे पास है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा है, लैम्डा एम है, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, लैम्डा एम इन्फिनिटी। क्लियर है? तो यहाँ से भी हम लैम्डा एम इन्फिनिटी को निकाल सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर मेरे पास अल्फा है और लैम्डा एम है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है
solubility and KSP ऑफ स्पेरिंगली soluble सॉल्ट। सबसे पहली बात है स्पेरिंगली soluble सॉल्ट के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट डिल्यूशन। सुनो मेरी बात, आपको ध्यान होगा AgCl का KSP कितना होता है, 10⁻⁻10 के आसपास होता है। तो सोलबिलिटी क्या होगी, KSP बराबर S²। ठीक है, तो S कितना आ जाएगा, 10⁻⁵ आ जाएगा। दैट मीन्स कि सोलबिलिटी कितनी है, 10⁻⁵ मोल पर लीटर। यही बोलूंगी ना मैं, AgCl की सोलबिलिटी कितनी है, 10⁻⁵ मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, 10⁻⁵ मोल्स हैं। ये तो बहुत ही कम है मोल्स। तो इसका मतलब क्या है, सोलवेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन सॉलिड बहुत ही कम है। यही तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा और सोल्यूट बहुत कम। कॉन्सेंट्रेशन टेंस टू 0, 10⁻⁵ के 8 टेंस टू 0 ही तो है, ये बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन है ना। सोलबिलिटी को कॉन्सेंट्रेशन ही बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए मैं स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट को बोल सकती हूँ वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट इज अज्यूम्ड टू बी इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड बिकॉज दे हैव वेरी लो सोलबिलिटी। ठीक है, तो लैम्डा एम क्या होता है, 1000 K/m होता है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन पे तो मैं लैम्डा एम को क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा एम इन्फिनिटी, और उस मोलरिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सोलबिलिटी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम अगर मेरे पास यहाँ से इस इक्वेशन से इस फॉर्मूले से के क्या होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में लैम्डा एम इन्फिनिटी मुझे पता है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, सोलबिलिटी को निकाल सकती हूँ। सोलबिलिटी आ जाएगी तो आप इजीली KSP को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि AgCl है, AgCl के लिए KSP क्या होता है, S² होता है। अगर ऐसा आपके पास आ गया तो आप KSP भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड रिमेंबर इन दिस इक्वेशन वी विल यूज लैम्डा एम इन्फिनिटी, ना कि लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि सोलबिलिटी मेरी मोल पर लीटर में होती है ना कि इक्विवेलेंट पर लीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लैम्डा एम इन्फिनिटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ कोलब्रुक लॉ। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ बातें और बची है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और कुछ क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, JEE मेंस और एडवांस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और अब आती है हमारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज की, वो ये है कि मैंने सोचा है कि मैं NCERT की एक्सरसाइज भी यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ ताकि आपके CBSE बोर्ड में आपको काम आए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, और हम उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड में हमें उसको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हम वहाँ पे जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे डेरिवेशन टाइप, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम बोर्ड में क्वेश्चन को लिखेंगे, और जो भी NCERT में और भी एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ठीक है, तो इससे आपको CBSE बोर्ड में भी हेल्प मिलेगी। क्लियर है, तो यही थी मेरी आज की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, और साथ में कंडक्टेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, पहले JEE मेंस और एडवांस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे NCERT के क्वेश्चंस। ठीक है, और उसमें हम डिस्कस भी करेंगे कि CBSE बोर्ड में हमें किस तरीके से उन क्वेश्चंस को लिखना है। जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, उनको तो आप इजीली सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए आज का सेशन में ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।